हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी एंड ऑलरेडी मैं क्लास 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो स्टार्ट कर चुका हूँ एंड उसके चैप्टर 2 में हम पहुंच चुके थे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उन फोर्सेस की वजह से उसके साथ क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको देखना, बिकॉज इसके रिलेटेड या तो कोई ना कोई आपको न्यूमेरिकल आ जाता है या तो आपको इसके रिलेटेड कोई ना कोई देखो डेरिवेशन आ सकती है 2 मार्कर के अंदर, बट इसमें जो ड्राइंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को अच्छी तरह समझा था, तो एक बार फिर से रीकैप कर देता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होता है। तो देखिए, ये हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का एक सेट होता है, मतलब एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू है और ये दो चार्जेस के अंदर छोटी सी सेपरेशन होती है और उस सेपरेशन को हम 2a से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो एक्चुअलिटी में इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझें एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, हमारे पास दो केसेस होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है। आज के लेक्चर में आपके साथ मैं यूनिफॉर्म डिस्कस करूंगा एंड अगले लेक्चर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करते हुए इसके रिलेटेड कुछ आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे चैप्टर खत्म होगा इसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं और आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको। तो देखिए, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब कभी भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, पहली बात तो ट्राई करा करो हमेशा जब भी डायग्राम बनाते हैं स्केल से बनाया करें। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए हर दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। तो वो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो लगभग ये इन दोनों के बीच का जो गैप है, लाइंस के बीच का जो गैप है वो सेम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखना है और जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहे हैं, देखिए ये मेरा क्या है, प्लस क्यू है और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा माइनस क्यू रिप्रेजेंट करता है और ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 12 है। तो 12 क्या है, इसकी लेंथ है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, अगर मैं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो डायपोल मूवमेंट हमेशा आपका मतलब जो डायरेक्शन है उसकी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये है आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अब ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करें और समझें कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने एक बात ऑलरेडी स्टडी करी थी, जब कभी भी किसी चार्जेस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ आपका ऐसा ही होने वाला है। ये देखिए, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड वाइज F इजिकल टू क्यू इंटू ई लिखा जाएगा, बट अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो वो लिखा जाएगा माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जो मेरी इस माइनस क्यू पे एक्ट कर रही है। अगर मैं इस प्लस क्यू की बात करूं तो इस पे अगेन आपकी फोर्स एक्ट करेगी। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई है, बट अगर मैं वेक्टर की टर्म्स में बात करूं तो वो हमारा क्यू इंटू ई वेक्टर ही लिखा जाएगा बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में माइनस का साइन आता है, इसका मतलब है दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर आप इसमें देखेंगे दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पे हो क्या रहा है, सबसे पहली बात, अगर मैं कहूं कि अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं
तो उसका जो आंसर है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं क्यू इंटू ई लिखूंगा, और जो ऑपोजिट जा रहा है मैं उसको माइनस क्यू इंटू ई लिखूंगा। अगर आप वेक्टर की टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चे इसमें जो नेट आंसर है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सो अलोंग द एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स क्या है आपकी, 0 है। सो क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो ये बात हमेशा आपने समझनी है। चलिए, लेकिन यहां पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं। सो वी हैव टू फोर्सेस, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन at two different points. Therefore, these forces are known as couple forces. और कपल फोर्सेस जब भी एक्ट करती है किसी बॉडी में तो वो बॉडी को रोटेट करती हैं। सो देख सकते हैं आप हमारे पास क्या हो रहा है कि एक फोर्स मजबूर करेगी तो चार्ज को मूव करने के लिए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक करेगी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से जो डायपोल होता है वो अपने ही फिक्स पॉइंट पे, अब अगर मैं ये इसका सेंटर पॉइंट मानता हूं तो मैं मानूंगा ये मेरा पिवट पॉइंट है एक तरीके से, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा, ये आपका रोटेट कर जाएगा। सो एंड जो कपल फोर्सेज है, कपल forces will produce torque. बहुत सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और टॉर्क को अगर आपने निकालना है, अगर कपल फोर्सेस लग रही हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि इधर फोर्स, मतलब आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स आप यूज कर लीजिए, चाहे क्यू इंटू ई, चाहे ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इंटू कपल आर्म होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कपल आर्म? कपल आर्म का मतलब होता है कि आप देखिए यहां से बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में इसके अलोंग एक लाइन में और खींच रहा हूं, तो कपल आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यस, जैसे ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के मतलब अलोंग क्या होगा, एक पैरेलल लाइन बन जाएगी। उस पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा उसी को कपल आर्म कहा जाता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ऐसे कंडीशन में ये 2l है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये लेंथ आपको 1 में मिल जाएगी, और ये लेंथ कितनी है, ये आपका आएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास 2l साइन थीटा आपको यहां पे मिल जाएगा। सो इधर फोर्स के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, इधर फोर्स के अंदर मैं यूज करूंगा क्यू इंटू ई पहले तो, और साथ में मैं लगा दूंगा 2l साइन थीटा। तो चलिए फाइनल टॉर्क हम निकालते हैं। सो फाइनल टॉर्क हमारे पास आ जाता है क्यू ई, ठीक है, ये हमारा क्यू ई। एक बार फिर से सारा लिख ही देता हूं ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहां पे आ गया साइन थीटा। अब हमें पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्यू इंटू 2l के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो क्यू और ये 2l का जो प्रोडक्ट है हम इसको p लिखेंगे, और साथ में e आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। सो हमारे पास जो टॉर्क है फाइनली हमारे पास मिल जाता है पी ई साइन थीटा। बट अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर की टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने क्या करना था, टॉर्क की जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना था। तो पहले मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमने इसी का यूज करना है पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडीशन में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने के बाद उसके साथ क्या होता है अब प्लीज ये समझें। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक बात बताई यहां पर कि ये मेरी क्या है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूं और फिर हम कुछ अपने स्पेशल केसेस भी यहां पे स्टडी करेंगे।
तो देखिए इनिशियली आपका जो डाइपोल था वो इस तरह से रखा हुआ था, ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। तो यहां पे फोर्स लगने की वजह से और यहां पर फोर्स लगने की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और उस टॉर्क की वजह से वो आपका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, और टर्न करने के बाद फाइनली ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू और ये आ जाएगा प्लस क्यू। तो ये है फाइनल अरेंजमेंट मेरे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क बनती है, और उस टॉर्क की वजह से अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये आ सकता है कि सर माइनस क्यू और प्लस क्यू ये ऐसे ही होने चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक इक्विलिब्रियम पा लेता है, और उस इक्विलिब्रियम का नाम जो है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की, और उस स्पेशल केसेस के अंदर मैं आपका सब कुछ कंप्लीट अच्छे से कर दूंगा कवर। देखिए बेटा, सबसे पहली बात आपको जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास दो केसेस हैं कि टॉर्क कब जीरो होगी। पहले हम इसको स्टडी करते हैं। जब भी देखो, एक बात बता देता हूं कि जब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कब कही जाती है, किस स्टेट में कही जाती है? सो इक्विलिब्रियम तब होती है जब किसी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, या अगर उस पे नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये वो स्टेट है जिसमें हम कह देते हैं कि ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो यहां पर टॉर्क जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर मेरा साइन थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू हमारी जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। बिल्कुल हमारे पास दो कंडीशन है, या तो 0 डिग्री पे हमारा ये जीरो होगा, या तो 180 डिग्री पे जीरो होगा। अब ये दोनों कंडीशंस बहुत स्पेशल कंडीशंस हैं, ध्यान से समझें प्लीज। तो पहले हम बात करेंगे अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे। देखिए, अगर तो हमारा थीटा है 0 डिग्री, ऐसे कंडीशन में पहले तो बात को प्लीज समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ऐसे कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू यहां आएगा, प्लस क्यू यहां आएगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू होती है। तो आप देख सकते हो कि पी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। पैरेलल होने की वजह से थीटा एंगल इनका 0 डिग्री हो जाता है। बच्चा, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, इस कंडीशन को स्पेशली कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको आप कहेंगे सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका रीजन ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी वजह से इसको हल्का सा टिल्ट करके ऐसे ले आते हो, सपोज आपने उसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का सा टिल्ट किया, तो टिल्ट करने से क्या होगा कि फिर से इस पे फोर्स लगेंगी, यहाँ पे क्यू इंटू ई, और यहाँ पे लगेगा अगेन इस पे क्यू इंटू ई, अगेन उसको एक क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा, और ये दोबारा उसको उसी पोजीशन पे ले आएगा जहां से आपने शुरुआत करी थी। तो जब आपके पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, और उस कंडीशन में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें और वो दोबारा अगर उसी पोजीशन पे आ जाए अपने आप ही, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए ये जो कंडीशन है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा पार्ट क्या था बेटा, जब हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री का हो जाए। अब इसके लिए ये डायग्राम्स का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायग्राम्स ही कभी कभार बनाने को आ जाती हैं, इसलिए इन डायग्राम्स को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसमें गलती नहीं हो सकती। ओके, सो 180 का बेसिकली मतलब क्या है कि अब यहां पे होगा प्लस क्यू और यहां पे होगा आपका माइनस क्यू। अभी भी अपने आप को अलाइन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब इसमें फर्क है क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो अब ये डाइपोल मूवमेंट बन चुका है आपका, और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसलिए जो एंगल है इन दोनों के बीच का 180 डिग्री का है। तो आपके मन में आएगा सर इस केस में भी तो टॉर्क की वैल्यू जीरो है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल जीरो है, टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम में है? मैं बोलूंगा बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, बट इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से वही सवाल, सर ऐसा क्यों कहेंगे? क्यों का जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा अगर आप इसको अगेन अपनी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा घुमा देते हो, तो प्लीज ध्यान से देखना,
यहां पे है माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और यहां पर है प्लस क्यू और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वजह से ये इसको एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा। और एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इन सच ए मैनर कि ये माइनस क्यू घूमकर इधर आ जाएगा, मतलब माइनस क्यू इधर आ जाएगा, और ये घूमकर इधर आ जाएगा, मतलब प्लस क्यू यहां आ जाएगा। तो मतलब अगेन क्या हो रहा है, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछले वाले केस में और इस वाले केस में फर्क सिर्फ इस बात का है कि पिछले वाले केस में जब हमने उसको हल्का सा टिल्ट किया था तो क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से ये अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन पे ले आता है जहां से हमने शुरुआत करी थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, मतलब प्लस क्यू आगे आ जाएगा, माइनस क्यू पीछे चला जाएगा, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। इसी वजह से इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इक्विलिब्रियम में हो, अगर हम उसको छेड़ें उसके ओरिजिनल पाथ पे और वो दोबारा अपने आप को उसी स्टेट में ले आए तो स्टेबल, अगर वो ना ला पाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कही जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो यही है कि टॉर्क हमारा जो है मैक्सिमम कब होगा, उसका डायग्राम बना के देखें। देखिए टाउ मैक्स आपका तभी होगा जब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 1, और वो 90 डिग्री में ही हो सकता है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी ड्रॉ करिए। ये देखिए मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूं फटाफट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपने अपना डाइपोल शो करना है। तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू, और माइनस क्यू से प्लस क्यू आपकी देखिए डाइपोल मूवमेंट ऐसे शो हो रही है। ठीक है। और 90 डिग्री इनके बीच में एंगल आपका दिख ही रहा है। तो ये ड्राइंग आपने बनानी है अगर आप बताना चाहते हो कि टॉर्क जो है वो आपका मैक्सिमम एक्ट कर रहा है। तो बस यही हमने आज स्टडी करना था। तो हमने क्या क्या स्टडी किया एक बार फिर से बताया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो बताया आपको मैंने। फिर मैंने बताया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका नेट फोर्स 0 है। और हाँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया आपको। फिर मैंने बताया कि मेरा पॉजिटिव क्यू क्या करता है, मेरा नेगेटिव क्यू क्या करता है, कैसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है और क्यों टॉर्क बनता है। और अल्टीमेटली देखो इसमें क्रक्स क्या है सर, इसमें सीखने वाली बात क्या है। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो अपने आप को वो अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात हमेशा याद रखना बच्चा, हमने आगे जाके पोलराइजेशन को स्टडी करना है, वहां पर ये बड़ा काम आएगा। फिर मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बताई है, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी इस चैनल का जो रीच है वो और बढ़े और हम मिलकर इस चैनल को आगे ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।